बच्चों आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू करेंगे सॉल्यूशंस। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस क्या है बच्चों। सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस। दो या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। लेकिन बच्चों मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन है या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, तो हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और बच्चों अगर वो यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट द मिक्सचर तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मींस पूरे मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों वो सेम होती है। क्लियर? तो आप डिफिनीशन को नोट करें। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस आर homogeneous mixtures of two or more. Solutions are homogeneous mixtures of two or more pure substances. दो या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर को आप मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या मतलब है यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का, वो आप चाहें तो नीचे एरो बना के लिख लीजिए। मीन्स इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी, आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर हो गई बात बच्चों? सॉल्यूशन की डिफिनीशन समझ गए आप? ठीक है। अब देखिए, अगर हमने दो प्योर सब्सटेंस मिला के मिक्सचर बनाया तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमने 3 ले लिया कंपोनेंट्स बच्चों तो बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। लेकिन जो अपना सिलेबस है बच्चों क्लास 12th का, नीट का और जेई का, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन ही प्रिस्क्राइब्ड है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की, मीन्स 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप कॉपी में लिखें बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है बच्चों? ये 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन है। 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उन 2 कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं बच्चों। बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? तो बच्चों जनरली जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जितने भी कंपोनेंट होते हैं जो उसके बाद बच जाते हैं बच्चों उनको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है अगर वो बाइनरी है तो एक तो जो लार्जर क्वांटिटी में है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो एक ही कंपोनेंट बचा तो वो हो गया हमारा सॉल्यूट। इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक हमारे पास सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट। ठीक है, हम पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ए सिंबल से लिखेंगे और सॉल्वेंट के लिए बच्चों हम बी सिंबल यूज करेंगे। इट मीन बाइनरी सॉल्यूशन जो है उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, जो कम होगा वो सॉल्यूट हो गया और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। बच्चों एक चीज़ और हमें जाननी चाहिए कि सॉल्वेंट हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमने शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा, तो वाटर ज़्यादा था शुगर कम थी, तो हमने बोला, क्या बोला उसको हमने, कि वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉल्यूट। दूसरी बात बच्चों ये भी हमें समझनी है कि जो सॉल्यूशन बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो हम देखते हैं कि वो लिक्विड है, और बच्चों बताइए सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? यहाँ पे लिक्विड है। इट मीन्स सॉल्वेंट वो है जो जनरली लार्जर क्वांटिटी में है, या जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को बनाता है वो है सॉल्वेंट। क्लियर? अगर आप चाहें तो इस बात को नीचे यहाँ पे इस तरह एरो बना के आप नोट कर लें। लिखें जनरली कंपोनेंट, जनरली
component that is present in larger quantity, that is present in larger quantity and determine the physical state of solution, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमिन करे और लार्जर क्वांटिटी में हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जनरली कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी एंड डिटरमिन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लिया बच्चों? तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। सपोज करिए हम ट्राइनरी सॉल्यूशन की बात करें, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात करें, तो वहाँ जो सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में, ठीक, और जो बच जाएंगे रिमेनिंग कंपोनेंट उन सबको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया आपका? ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बेसिस पे अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों? 9 हो सकते हैं। कैसे? हम सॉल्वेंट की बेसिस पे या जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है उसकी बेसिस पे बच्चों अगर डिफाइन करें तो हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहले लिक्विड सॉल्यूशंस, जहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है या हम कह रहे हैं सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, ठीक। फिर सॉलिड सॉल्यूशंस, फिर गैसियस सॉल्यूशंस। और बच्चों इनमें देखिए अगर हम सॉल्वेंट को लिक्विड ले लें तो देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे। गैस एक बार इसको ले लें तो गैस प्लस लिक्विड, क्लियर, लिक्विड प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड। तो 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन हो गए। ऐसे ही अगर हम सॉल्वेंट को सॉलिड ले लें बच्चों तो देखिए गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड एंड सॉलिड प्लस सॉलिड। कितनी तरह के हो गए सॉलिड सॉल्यूशन? 3। और बच्चों गैसियस जो सॉल्यूशन होंगे वहाँ पे सॉल्वेंट गैसियस होगा बच्चों, गैसेस होंगी, तो क्या लिखोगे? गैस प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस एंड सॉलिड प्लस गैस। तो सॉल्वेंट की बेसिस पे बच्चों या सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट की बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 9 टाइप से बच्चों लिख सकते हैं। लेकिन अपना जो 12th का नीट का जेईई का सिलेबस है उसमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब है बच्चों। तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो आप लिखिए लिक्विड सॉल्यूशंस। बताइए लिक्विड सॉल्यूशन से क्या मतलब है आपका? क्या समझ पा रहे हैं आप बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहाँ पे फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की क्या होगी? लिक्विड होगी, या हम कह लें जो सॉल्वेंट यहाँ पे होगा वो लिक्विड होगा। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं, तो हम इसको बना लेते हैं बच्चों। 3 तरह के हो सकते हैं। तो देखिए हमने लिया सॉल्वेंट, तो बताइए सॉल्वेंट क्या लेना है हमें? लिक्विड लेना है और इसमें सॉल्यूट मिलाना है, ठीक। चलिए तो हमने जो है पहले क्या किया, हमने गैसियस कोई सॉल्यूट लिया, गैस लिया और इसको लिक्विड के अंदर डाला। तो ये एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, गैस प्लस लिक्विड, ठीक। फिर हमने दूसरा सॉल्यूशन बनाया, तो हमने बच्चों कोई लिक्विड लिया और उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बना लिया, ठीक। फिर एक पॉसिबिलिटी और है कि हम सॉलिड ले लें और ये तो सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर? अब चलो बताओ हम इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक एक एग्जांपल बताइए आप। देखिए कोई भी गैस ले लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए और लिक्विड जो है वाटर ले लीजिए। तो ये बन गया गैस प्लस लिक्विड मीन्स CO2 गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक। लिक्विड प्लस लिक्विड, आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया बच्चों अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, और इसको हमने डिजॉल्व कर दिया वाटर के अंदर। तो ये हो गया लिक्विड इन लिक्विड। बच्चों तीसरा एग्जांपल बताइए, हमने शुगर ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, तो देखिए ये क्या है? सॉलिड है, और इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो ये 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशंस बच्चों हमने देखे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स
its composition, chemical composition and properties are uniform throughout the mixture. पूरे मिक्सचर में एक जैसी हो, और अगर एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं है मिक्सचर में बच्चों तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा और उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और ये टॉपिक बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। फिर भी इसको रिवाइज करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बच्चों इसका आपको लेक्चर बना करके आपको देंगे, आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा। उसका टॉपिक क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, 11th में भी पढ़ा था, फिर भी दोबारा से भी हम लोग उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है। आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, आप इसको देखिए, ये यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट लिया, सपोज करिए लिक्विड है सॉल्वेंट हमारा। ठीक, अब कोई सॉलिड, ये देखिए लिक्विड है हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे। ठीक है, हम कोई सॉलिड, कोई गैस या कोई लिक्विड लाते हैं बच्चों और इसके अंदर हम डालते हैं, मीन्स किसी भी तरह का हम लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं। सपोज करिए हम कोई सॉलिड ला रहे हैं, ठीक, कोई सॉलिड ला रहे हैं, वो हमारा क्या है बच्चों? सॉल्यूट है। तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक, अब बच्चों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिसाइड हो गया, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे जितना हम मैक्सिमम अमाउंट, आप अच्छे से समझिए, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बच्चों जितना मैक्सिमम अमाउंट हम ए का या किसी सॉलिड का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड, जैसे हमसे कहा गया कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड, 2 लीटर ऑफ लिक्विड, किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट बच्चों डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितना हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोल देंगे बच्चों, या घुल जाएगा किसी एक टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। आप डिफिनीशन को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, नोट कर लें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, ये देखिए हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। चलिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड या गिवन इन अ स्पेसिफाइड amount of solvent, specified amount of solvent at a particular temperature, at a particular temperature। तो बच्चों किसी टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोल देंगे या घुल जाएगा वो, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature is called solubility। ठीक है, चलिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है हम इस पे आएंगे। ठीक है, इस पे तो आप लिखें सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, depends on, solubility depends on
किन चीज़ों पे ये बच्चों डिपेंड करेगी? तो तीन बातों पे डिपेंड करेगी, तीन बातों पे। देखिए, पहली बात, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस पे डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस पे डिपेंड करेगी। दूसरा बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तीसरा बच्चों, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिन पे सॉल्वेंटी जो है वो डिपेंड करेगी। अब आप इसको देखिए बच्चों, इसको देखिए, इसको देखिए। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को लेंगे आप तो उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। बच्चों, प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सिर्फ उस सॉल्यूशन पे लगेगा जहाँ पे सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। मींस जब हमने किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करा है तो प्रेशर का इफेक्ट वहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो गैसेस होती हैं बच्चों वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो उनकी सॉल्वेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। मींस अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्वेबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ेगी बच्चों, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, ऑन द सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, बिकॉज solids are almost incompressible, solids are almost incompressible। तो बच्चों अगर सॉलिड को हम लिक्विड में घोलेंगे तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम गैसेस को लिक्विड में घोलेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट होगा बच्चों। क्लियर है ये बात? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, लेकिन अगर हम गैसेस को लिक्विड में घोलेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट होगा और प्रेशर को बढ़ाने पे गैस की सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी। इसको हम अभी सीखेंगे बच्चों हेनरीज लॉ में, ठीक है? हेनरीज लॉ इसी के लिए है, तो हम इसको सीखेंगे अभी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रेशर का इफेक्ट आपने देख लिया है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक इसको एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप लीजिए, सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। मींस लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, हम इसको किसी सॉलिड को इसमें डिसॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसकी जो सॉल्वेबिलिटी है वो किन किन चीज़ों पे या इन तीनों में से किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ठीक? तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है? देखिए इस बात को समझते हैं, सॉल्युबिलिटी का बच्चों एक रूल है और उसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पहले हम इस सॉल्युबिलिटी रूल को ही लिख लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी रूल क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको समझेंगे। तो ये एक जनरल रूल है सॉल्युबिलिटी का बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक। मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। देखिए हमारी जो फ्रेंडशिप है या हम किसी दूसरे से कब घुलते मिलते हैं, जब हमारा नेचर और उसका नेचर बच्चों मिलता जुलता है। अगर हमारे उसके नेचर में बहुत फ़र्क है तो फिर हम उससे नहीं घुल मिल पाते। तो वही है सॉल्युबिलिटी का रूल कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर बच्चों जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, मीन्स सॉल्यूट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है
और सॉल्वेंट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है अगर वो एक जैसे हैं तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुल जाते हैं बच्चों। और अगर उनका नेचर नहीं है एक जैसा, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो एक जैसा नहीं है, तो फिर वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो आप लिख लें जनरली पहले ये सॉल्वेबिलिटी का रूल आप लिख लीजिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। मीनिंग आपको हमने बता दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि ऐसे लोग आपस में घुलेंगे जिनका नेचर जो है वो सिमिलर होगा। अब यहाँ नेचर क्या है? नेचर है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो नोट कर ले, जनरली अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, generally a solute dissolve in a solvent when intermolecular interactions are same या similar, intermolecular interactions are similar when intermolecular interactions are similar in both। कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में तब डिसॉल्व होता है, तब घुलता है जब दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एक जैसे। ठीक, हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट्स dissolve in polar solvents and non-polar solutes dissolve in non-polar solvents। polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। क्लियर? तो पोलर अगर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्यूट में घुलेंगे, नॉन पोलर अगर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर में घुलेंगे। हम एग्जांपल लेकर के आपको बता दें। देखिए हमने लिया, लिखिए एग्जांपल लेते हैं NaCl ले लिया, बोलिए इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर, देखिए सॉलिड है ये लिक्विड है, डिसॉल्व किया, क्या होगा? वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है और वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है बच्चों, ये भी हमको आना चाहिए। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज अ एसोसिएटेड लिक्विड वाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और NaCl भी बच्चों क्या है? पोलर है। तो देखिए ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो ये घुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सॉल्वेबल। लेकिन अगर हम इसी NaCl को, देखिए इसी NaCl को हम बेंजीन में डालें, देखिए बेंजीन में डालें बच्चों, तो ये नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये पोलर है सॉल्यूट और ये जो हमारा लिक्विड है ये बच्चों क्या है? नॉन पोलर है। ये हम जो सही और गलत का निशान लगा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? अगर हम NaCl को पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा, लेकिन अगर हम NaCl को बेंजीन में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि दोनों का जो इंटरेक्शन है बच्चों वो एक जैसा नहीं है। ये पोलर, ये भी पोलर, ये पोलर, लेकिन ये क्या है बताओ? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक, चलो और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने ले लिया शुगर, ग्लूकोज ले लिया और इसको वाटर में डाला, देखिए तो बेटा इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, हालांकि शुगर कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर भी ये पानी के अंदर घुलता है। देखिए घर में हम चीनी को पानी में डालते हैं तो शरबत बनता है ना, घुलती है ना चीनी पानी में। क्यों घुलती है? क्योंकि चीनी बेटे पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। तो देखिए ये भी घुल जाएगा क्योंकि नेचर मैच कर गया है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया है। लेकिन बच्चों अगर हम शुगर को बेंजीन में डालें तो ये नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन में शुगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? चलो
और एग्जाम्पल ले लें। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमने एक कंपाउंड लिया नैप्थलीन। नैप्थलीन 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 की टैबलेट्स होती है ना, टॉयलेट वगैरह में देखिए वाइट कलर की टैबलेट्स होती हैं। तो नैप्थलीन हमने लिया। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ये है बच्चों, ये ठीक है। तो अब नैप्थलीन हमने लिया और इसको हमने पानी में डाला। तो देखिए सॉलिड इन लिक्विड हुआ, लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर है। तो यहाँ पे ये डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम नैप्थलीन को ले, देखो नैप्थलीन को ले और इसको हम बेंजीन की रिंग में डालें या बेंजीन में डालें लिक्विड में, तो क्या होगा, ये उसमें घुल जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि अब इसका नेचर मैच कर गया है। ये दोनों क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम सीख सकते हैं कि जैसे NaCl लिया हमने, शुगर लिया, वो डिसॉल्व हो गए पानी में। लेकिन नैप्थलीन हमने लिया, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बेंजीन में वो डिसॉल्व हो गया। क्लियर? तो हमने आपको सिखाया सॉल्वेबिलिटी रूल, दैट इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक। बेंजीन का फॉर्मूला मालूम है ना, कैसे बनाते हैं बेंजीन? बोलो, ये रिंग, बेंजीन रिंग, देखो ऐसे, ये ठीक। चलो नोट कर लिया इतना आपने। कॉपी में हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये पहला हमने पढ़ाया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्वेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर। चलो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। देखिए जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारा ये सॉल्यूट हो गया सॉलिड, और लिक्विड जो हो गया वो क्या हो गया, बोलो, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉलिड जो सॉल्यूट होता है बच्चों, वो सॉल्वेंट के अंदर घुलने लगता है, या हम कहें कि कुछ अमाउंट जो सॉल्यूट का है वो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है, ये इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है, बोलो, डिसोल्यूशन। यस, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तो कुछ अमाउंट इसके अंदर घुलने लगता है बच्चों, और ये फिनोमेना कहलाता है डिसोल्यूशन। और क्या बन जाता है उससे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट जैसे जैसे घुलेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, राइज करेगा कंसंट्रेशन। क्लियर? अब क्या होता है बच्चों, जो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल आ गए हैं बच्चों, और यहाँ पे जो रिमेनिंग सॉल्यूट बच गया है, रिमेनिंग सॉल्यूट जो है वो क्या हुआ है, बताओ, बच गया है। बोलो भैया, फिर से बताएं, नहीं क्लियर हो रहा ना, फिर से बताओ। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, कुछ इसका अमाउंट सॉल्वेंट में घुला, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये इसमें घुल रहा है। जब इसके अंदर कुछ सॉल्यूट घुल जाता है बच्चों, तो यहाँ जो सॉल्यूट प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, और जो रिमेनिंग सॉल्यूट है वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं, आपस में कोलाइड करने लगते हैं। और उस कोलिजन से, जब उनके बीच में कोलिजन होता है, तो जो इसका सॉल्यूट इसमें घुला हुआ है बच्चों, वो फिर से सेपरेट होने लगता है। मतलब ये रिएक्शन इधर आने लगती है ऐसे। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब सॉल्यूट पार्टिकल दोबारा से सेपरेट होने लगते हैं सॉल्यूशन से, तो क्या बोलते हैं, बोलो, क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही सिंपल वे में समझना है तुम्हें। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, पहले क्या हुआ, डिसोल्यूशन। आफ्टर सम टाइम
यहाँ का सॉल्यूट पार्टिकल रिमेनिंग सॉल्यूट जो सॉलिड है उससे कोलाइड करता है बच्चों, और वो सॉल्यूशन से सेपरेट होने लगता है, तो फिनोमेना कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब क्या होगा, कुछ देर के बाद बच्चों इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम समझते हैं आप, हिंदी में क्या कहते थे, साम्य अवस्था। एट इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन become equals to rate of crystallization. Rate of crystallization. Rate of dissolution is equal to, बोलो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो नोट करो। अब हम इस इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे। तो बताइए क्लास 11th में जो चैप्टर था बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किससे देखते थे, याद है आपको, ली चटेलियर प्रिंसिपल से। तो बच्चों यहाँ भी ये इक्विलिब्रियम ली चटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊँ। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नोट कर लिया आपने, लिखिए दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए ये रिएक्शन दोनों तरफ हो रही है बराबर स्पीड से, तो हम इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलो ली चटेलियर प्रिंसिपल। The dynamic equilibrium follow Lee Chatelier principle. The dynamic equilibrium follow Lee Chatelier principle. लिख लिया आपने, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम सीख रहे हैं। तो दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलो ली चटेलियर प्रिंसिपल। ये देखिए ऐसे लिखना है, ली चटेलियर प्रिंसिपल, ली चटेलियर प्रिंसिपल। ली चटेलियर प्रिंसिपल लिखा है बच्चों। चलिए अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 11th में हालांकि पढ़ा था हम लोगों ने कि बच्चों देखिए अगर सॉलिड जो है उसको जब हम लिक्विड में घोलें और उस समय हीट रिलीज हो, तो बोलो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलें तो हीट एब्जॉर्ब हो, तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो दो पॉसिबिलिटी है, ये डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ सॉलिड, कि जब वो पानी में घुलता है या किसी लिक्विड में घुलता है तो हीट को रिलीज करता है, या जब वो पानी में घुलता है तो हीट को बोलो एब्जॉर्ब करता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो नोट करो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस किसका डिसोल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड के अंदर, ठीक है बच्चों, इज एंडोथर्मिक। बोलो जरा एंडोथर्मिक का क्या मतलब, कि यहाँ पे जो हीट है वो क्या हो रही है बताओ, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा चलो एक बीकर लो, उसके अंदर चीनी, पानी लेकर के बीकर लिया, उसमें पानी डाला, सॉल्वेंट है हमारा, और उसमें हमने शुगर डाली।
फिर उसको हम टच करें, सॉल्यूशन को टच करें तो कैसा फील होगा? सॉल्यूशन को ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा? बोलो। तो अगर ये करके देखोगे कि पानी लिया, उस पर चीनी मिला के घोला, तो सॉल्यूशन को जब टच करोगे तो ठंडा लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब चीनी पानी में घुली है तो जो वहाँ पे हीट थी वो क्या हुई है? एब्सॉर्ब हो गई है, तभी तो ठंडा हुआ। अगर हीट रिलीज होती तो जब हम सॉल्यूशन को टच करते तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता। इसका मतलब जो हीट थी वहाँ पे वो क्या हुई है? एब्सॉर्ब हुई है। तो कैसा बना सॉल्यूशन? एंडोथर्मिक बना। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों, अगर कभी सॉल्यूशन बनाते समय जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो, या हमको जो सॉल्यूशन है उसको टच करने पे कैसा लगे? ठंडा लगे, क्योंकि हीट एब्सॉर्ब हो गई है, तो इसको एंडोथर्मिक को हम ऐसे लिखते हैं, देखो, डेल्टा H ग्रेटर देन जीरो। जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो मोर देन जीरो है, मीन्स या हम इसको और लिख सकते हैं कि जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स जो इंथैल्पी है रिएक्शन की वो एब्सॉर्ब होने की वजह से क्या हुई है? बढ़ गई है। तो जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? बढ़ गया है, पॉजिटिव चेंज हो गया है। ठीक, तो अगर ऐसी सिचुएशन है बच्चों, तो ली चटेरियल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो सॉलिबिलिटी है बच्चों किसकी? सॉलिड के लिक्विड के अंदर, वो बढ़ेगी। ली चटेरियल प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ डिसोल्यूशन का, इंथैल्पी, डेल्टा एच का मतलब है इंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ रिएक्शन अगर जीरो से ज़्यादा है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू में है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहाँ टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। मीन्स हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल। चलो दूसरी बात करते हैं। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इफ डिसोल्यूशन process is exothermic, मीन्स क्या है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज होगी तो जब सॉल्यूशन को टच करोगे तो कैसा होगा बच्चों? वो गर्म होगा नहीं? तो इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा H बिकम लेस देन जीरो, या इंथैल्पी चेंज जो है बच्चों वो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन तब ली चटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो अब क्या होगी? घट जाएगी। जो हम बच्चों इस बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं यही ली चटेरियल प्रिंसिपल है, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं ऑन इक्विलिब्रियम। तो बताइए, ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे हम देख रहे हैं ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन का जो बनना है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। ली चटेरियल प्रिंसिपल है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, आप नोट कर लीजिए। अब इसका एक एप्लीकेशन चलिए बताइए। तो बताइए, टेम्परेचर बढ़ने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हुई? घट गई। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये हमने जो एरो लगाया है समझ रहे हैं ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी,
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगी। चलो अब बताओ इसका एक एप्लीकेशन बताओ। देखो जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर जो चीज़ें हैं बच्चों, एक्वेटिक जो लाइफ है, बताओ वो ज़्यादा कंफर्टेबल कब फील करते हैं, जब पानी ठंडा हो या जब पानी गर्म हो? बताना। सोच के बताओ। तो बच्चों जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी के नीचे जो जीव हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल तब फील करते हैं जब पानी ठंडा होता है, क्योंकि जब पानी ठंडा होगा टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा। बताओ टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगी बच्चों? बताओ ऑक्सीजन की जो सॉल्बिलिटी है वो क्या होगी बोलो? क्योंकि गैस है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जो सॉल्बिलिटी है बच्चों वो ज़्यादा होगी, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी इसलिए है कि सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं। अगर हम कभी गैस को लिक्विड में घोलेंगे तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो हमेशा वो एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज हुई तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी घटेगी। ठीक। अब पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पानी बहुत गर्म होगा तो देखिए उनकी डेथ हो जाती है बच्चों। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी जो है वाटर के अंदर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिलेगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। पानी जब गर्म करने लगोगे तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम होने लगेगी, और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन फिर उनकी क्या होने लगेगी? डेथ होने लगेगी। तो अभी आगे इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए, सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, अभी इसी हेडिंग में वो बात आएगी, पहले से बता दिया आपको। सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो पहला पॉइंट था वो वही था। प्रेशर का इफेक्ट हमने आपको शुरू में बता दिया था। देखिए कि यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिख लीजिए अच्छा पहले, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप लिख लीजिए, फिर इसको बताएं। देखिए शुरू में हालांकि हमने आपको बता दिया था बच्चों कि यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लिख लीजिए, लिखिए, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस मतलब जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्बिलिटी। In this case, pressure has no effect on solubility because solid and liquid, solids and liquids are highly, solids and liquids मतलब अगर लिक्विड सोल्यूशन होगा तो भी ये बात सही होगी, solids and liquids are highly incompressible. In this case, pressure has no effect because solid and liquids are highly incompressible. प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ कब होगा? जब गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर? अब आप हेडिंग डालो, हाईली इनकम्प्रेसिबल लिख लिया। चलो अब हेडिंग डालो, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और सबसे पहले यहाँ सीखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले यहां सीखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो नोट कर लो, द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। The dissolution of gases in liquid is exothermic process. Means हमेशा यहाँ पे गैस कोई भी हो, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0 या डेल्टा H का साइन नेगेटिव हो। क्लियर? तो इसके लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है बताओ? बोलो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, लिख लो, on increasing temperature
solubility of gas decreases, ठीक तो है ना, on increasing temperature solubility of gas decreases, on increasing temperature solubility of gas decreases, घटे, क्लियर। चलो लिख लो, अभी जो बताया था एक्वेटिक लाइफ कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लिखो दैट इज़ वाई, यही रीज़न है बच्चों, दैट इज़ वाई एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, aquatic species are more comfortable in cold water than in warm water. Aquatic species are more comfortable in cold water than in warm water. लिख लिया? क्यों? क्योंकि जब पानी ठंडा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होगी, क्लियर, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बेटर फील करेंगे। चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो नोट करना है, देखिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन की सरफेस पे बच्चों, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो आप ये पहले नोट कर लें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सबसे पहले आप ये लिखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक। अब हम आते हैं कि इस बात को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया, तो बच्चों उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी। तो कॉपी में हेडिंग डालो हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ लिखो, हेनरीज लॉ। देखो क्या कहा इन्होंने, लिख लो पहले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वही जो पहले बात अभी लिखी है वही है, at constant temperature the solubility of a gas in a liquid, at constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। आप पार्शियल प्रेशर लिखो या प्रेशर लिखो बच्चों, अगर गैस एक ही है तो पार्शियल प्रेशर और प्रेशर दोनों एक बात है ना। चलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। भाई जब हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करेंगे तो जो गैस का प्रेशर होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो गैस डिसॉल्व होगी या सॉल्युबल होगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो बच्चों अब इसको हम मैथमेटिकली अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हम जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ाएंगे उस लिक्विड पे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये कहा किसने? हेनरी, ठीक। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। चलो अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। उसके पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें बच्चों कि हेनरी लॉ के अप्लाई करने के लिए या हेनरी लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं या दो लिमिटेशन। पहली चीज़, हेनरी लॉ जब ये कहता है कि प्रेशर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है ये मान के कहता है। टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो फिर नहीं। तो पहली बात वो नोट कर लिया आपने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको मार्क कर लीजिए। एक तो लिमिटेशन ये है क्योंकि टेम्परेचर का भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होता है बच्चों। तो अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो सॉल्युबिलिटी उससे भी वेरी करेगी।
तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको मार्क कर लीजिए। दूसरी बात बच्चों, ये रूल तब अप्लाई होता है या तब एप्लीकेबल होता है जब वो गैस लिक्विड के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन ना करे, या जब हम लिक्विड के अंदर गैस को डालें तो वो ना तो डिसोसिएट हो और ना आपस में एसोसिएट हो। तो ये कंडीशन है, ये लिमिटेशन है। ठीक, तो आप चाहो तो लिख लो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिख लो गैस neither react nor associate, ऐसे लिखना है ऑब्लिक करके डिसोसिएट, दोनों में से कुछ भी होगा। चलो, गैस neither react nor associate या डिसोसिएट in given liquid। और दूसरी लिमिटेशन आपको पता है कि जो टेम्परेचर है इट शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? चलो, अब हेनरी लॉ को हम मैथमेटिकली समझते हैं बच्चों कि क्या कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, ये सीखते हैं। चलो नीचे लिखो, इफ सॉल्वेंटी ऑफ गैस, यहाँ पे गैस क्या है? सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर है ना? इफ सॉल्वेंटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन अगर हम सॉल्वेंटी को मोल फ्रैक्शन टर्म से एक्सप्रेस करें या उसको मेजर करें, इफ सॉल्वेंटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन तो बच्चों क्या होगा? फिर बोलो, जो प्रेशर है P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये मैथमेटिकल जो है इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर सॉल्वेंटी को हम मेज़र करें मोल फ्रैक्शन से, कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंटी होगी उसका मोल फ्रैक्शन गैस का उतना ज़्यादा होगा लिक्विड के अंदर। ये बात तो क्लियर है। तो प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे उतना उसका मोल फ्रैक्शन जो गैस का है वो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जाएगा। यहाँ हमने गैस को A लिखा है क्योंकि गैस यहाँ पे सॉल्यूट है। नोट करो, ठीक? ये इसको पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं तो P कर लो, स्मॉल कर लो, एक ही बात है। चलो अब इसको हटाते हैं तो देखो P इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट यूज करो और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये x से क्या है बताओ? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है? चलो, तो अब जो फॉर्मूला बना उसको देखो, क्या बना? P इज इक्वल टू KH और इसको बच्चों बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, ठीक? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। देखो P फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज हेनरी कांस्टेंट, और XA की वैल्यू पुट करेंगे। बच्चों XA क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पहले फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है बताओ? उसके मोल, फ्रैक्शन का मतलब उसका डिवाइडेड बाय सबका टोटल। हम फ्रैक्शन की मीनिंग पहले आपको लिख के दिखाते हैं क्या है। बोलो, मैथ में जो फ्रैक्शन टर्म यूज होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका डिवाइडेड बाय सबका, यही तो होता है, यही है फ्रैक्शन। अब कोई कहता है मोल फ्रैक्शन तो उसके मोल डिवाइडेड बाय सबके मोल, मास फ्रैक्शन उसका मास डिवाइडेड बाय सबका मास। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया उसका मोल। उसका मोल किसका? गैस का मोल। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सबका मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड। यहाँ लिक्विड को भी लिखा है बिकॉज क्या है? वो सॉल्वेंट है। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल लगाने के लिए। बोलो, बताओ Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट इज सॉल्यूट। और बताओ Nb क्या है? बोलो भैया,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है ना। चलो अब बताओ, ऐसा हो सकता है कि पेपर में ऐसा दिया हो कि जो Na की वैल्यू है, जैसे कहा गया कि 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर में, तो 1 लीटर वाटर में जब हम वाटर के मोल्स निकालेंगे तो देखो 1 लीटर में क्या होगा, 1000 ml होगा, और उसका मोलर मास कितना है वाटर का, 18। तो जब 1000 डिवाइडेड बाई 18 करोगे, देखो 1000 ml है, और बच्चों वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर ml, तो हम उसको ml भी कह सकते हैं, उसको ग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1 है। तो हमने कहा कि 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने किसी गैस को थोड़ा सा डिजोल्व किया है, तो 1 लीटर वाटर में मोल कितने आ जाएंगे बोलो, 1000 डिवाइडेड बाई 18, और 1000 डिवाइडेड बाई 18 का मतलब क्या होगा 55.5 मोल्स। तो गैस का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कभी कि Na की वैल्यू बहुत कम हो Nb से, अक्सर तुम्हें न्यूमेरिकल में मिलेगा, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे क्या करना, फार्मूले में Na को नेगलेक्ट कर देना, और Na प्लस Nb को लिख देना Nb। तो यहाँ Na जब नेगलेक्ट हो जाएगा तो बोलो Na अपान क्या आ जाएगा, Nb आ जाएगा। तो फार्मूला और सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो ये बात नोट कर लो कि जब ऐसा हो तब Na की वैल्यू अगर बहुत कम हो, मीन्स गैस के मोल बहुत कम हो लिक्विड के मोल्स के कंपैरिजन में, तब उसको हटा देना, नेगलेक्ट कर देना। तो खाली यहाँ Nb बचेगा, तो Na अपान Nb हो जाएगा। क्लियर। चलो तो न्यूमेरिकल ऐसे लगेगा, हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बच्चों। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स और देख लेते हैं बस। चलो बताओ, इस पार्ट को देखो और यहाँ से फिर कोरिलेट करते हैं। बोलो अगर हम KH को एक्से से कोरिलेट करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर P को हम कांस्टेंट रख लें, देखो लिख सकते हैं ना, KH इज इक्वल टू P अपॉन एक्स। अब हमने क्या किया कि प्रेशर को एक कांस्टेंट ले लिया, मीन्स प्रेशर वेरी नहीं करेगा, ठीक। हमने कह दिया कि 1 बार प्रेशर है, 2 बार प्रेशर है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक। तो नीचे लिखो, इस वैल्यू को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब नीचे लिखो, एट अ गिवन प्रेशर, 2-3 बातें पढ़नी बच्चों, 1 2 3 करके लिखो। एट अ गिवन प्रेशर, कॉमा कर लो, एट अ गिवन प्रेशर, कॉमा करो, लिखो हायर वैल्यू, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू कम होगी। बोलो जितना ज़्यादा होगा ये, उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। एट अ गिवन प्रेशर, हायर वैल्यू ऑफ KH, हायर वैल्यू ऑफ KH indicate lower solubility of gas in liquid. At a given pressure, higher value of KH indicate lower solubility of gas in liquid. ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये KH जो है वो कांस्टेंट है बच्चों, तो इन दोनों में रिलेशन इनवर्स है। तो जब KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो बोलो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो हायर वैल्यू ऑफ KH इंडिकेट लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और बच्चों KH की जो वैल्यू है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। तो दूसरी बात लिखो, पहले ये लिख लिया कि जितना ज़्यादा होगा एक्स की वैल्यू उतनी कम होगी। चलो दूसरी बात, अभी टेम्परेचर वाली बात आगे बताते हैं। यूनिट ऑफ KH लिखो, जो KH वैल्यू है बच्चों वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट KH वैल्यू होती है, ठीक। यूनिट ऑफ KH लिखो, बताओ यूनिट ऑफ KH क्या है, देखो इसकी यूनिट बतानी है। तो ये क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल का रेशियो है, तो यूनिटलेस है। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिट। तो बताओ यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है, बार हो गया, पास्कल हो गया,
एटमॉस्फेयर हो गया, उसी यूनिट में ये हो सकता है ना। तीसरी बात जो हम कह रहे थे उस पर आते हैं टेम्परेचर वाली बात में। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो डिफरेंट गैसेस हैं उनकी KH वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये बताया भी हमने आपको। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, इसको भी हम आपको समझाएंगे। देख लिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, इसको समझ लेते हैं, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा ना, याद न करिएगा, समझ लेते हैं। देखिए कि क्यों लिखा हमने कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस। आप ऐसे समझिए, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, देखिए, और गैस को लिक्विड में जब हम बोलते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताइए जो सॉल्युबिलिटी है, जो मोल फ्रैक्शन है उसका, वो घटता है, सॉल्युबिलिटी घटती है। अब बताओ, अगर सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन घटता है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी में और KH में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर ये घटेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर उस समय प्रेशर कांस्टेंट है तब, तो बोलो टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ाया है तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, घट गई है। इसका मतलब जो उसका हेनरी कांस्टेंट है वो बढ़ गया है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो हम आपको समझा रहे थे हेनरीज लॉ, और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब आपको इसके एप्लीकेशंस बताने हैं, तो आप कॉपी में लास्ट हेडिंग डालिए इस टॉपिक की, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए कई एप्लीकेशन हैं, हम सबसे इम्पॉर्टेंट से शुरू करते हैं। आप लिखिएगा नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए, जो पानी के अंदर समुद्र में, या स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं उसको, या सी डाइवर्स होते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं, स्क्यूबा डाइविंग में भी यही होता है। तो बच्चों, वाटर के अंदर जब जा रहे होते हैं, वाटर के अंदर, तो प्रेशर बढ़ रहा होता है, सरफेस है ये, और अंदर वो जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो गैसेस हैं, जैसे एयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, 78% है, तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत तेज़ी से घुलने लगती है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हेनरी लॉ को समझना है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जब नीचे वो जा रहे होते हैं तो प्रेशर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती है। तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो डिजॉल्व होने लगती है बढ़ते हुए प्रेशर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब जब वो वापस नीचे से सी के अंदर से ऊपर आ रहा है, सरफेस पे ऊपर आ रहा है, तब क्या हो रहा है, तो प्रेशर फिर घटने लगता है। इसका मतलब अब जो नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर डिजॉल्व हुई है उसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। तो बच्चों वो निकल के बबल्स की फॉर्म में ब्लड में हो जाती है, बबल्स की फॉर्म में वो आ जाती है। फिर वो कैपिलरीज वगैरह को ब्लॉक कर देती है, और एक जो है कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन होता है और इवन डेथ भी हो जाती है, उसको बोलते हैं बेंड्स, BENDS। तो मेडिकल जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हो, बेंड्स बोलते हैं। जब नाइट्रोजन पहले ज़्यादा डिजॉल्व हुई, जब वो पानी के अंदर जा रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, जब वो सरफेस पे आने लगे तो प्रेशर कम होने की वजह से नाइट्रोजन बबल्स की फॉर्म में, स्पेशली जॉइंट्स वगैरह जहाँ पे होते हैं बॉडी में, उसके चारों तरफ वो डिपॉजिट होने लगती है। ब्लड में जो कैपिलरीज हैं उनको जो है ब्लॉक करने लगती है, तो इवन मतलब डेथ तक हो जाती है। अब उसको अवॉइड करने के लिए दो चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ क्या करते हैं कि जाते तो वो तेज़ी से हैं, आते समय धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं, जिससे बहुत तेज़ी से नाइट्रोजन जो है वो बाहर ना निकले बबल्स के फॉर्म में, एक प्रिकॉशन। दूसरा बच्चों, अब क्या किया गया, जो सिलेंडर उनको दिया जाता है, अब उस सिलेंडर में नाइट्रोजन के अमाउंट को कम कर दिया जाता है बच्चों, और उसकी जगह पे हीलियम डाल देते हैं, क्योंकि हीलियम ब्लड में इनसॉल्युबल है।
नाइट्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर देते हैं, हीलियम। बाकी उसमें ऑक्सीजन तो पहले भी था, अभी भी है। तो पहले वो मिक्सचर था ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और उसमें क्या मिला दिया गया, हीलियम मिला दिया गया बच्चों। ठीक, तो आप बेड समझ के, जो मेडिकल कंडीशन है वो समझ के। दूसरा हम आपको बताएं, जब लोग पहाड़ पे चल रहे होते हैं, प्लेन से जब वो हिल्स वगैरह पे जा रहे होते हैं, तो देखिए वहाँ ऊंचाई पे जाते समय क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्बिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है, फिर थकान बहुत तेज़ी से लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, इंसान कमज़ोरी महसूस करता है। कभी हिल पे जाइएगा, हिल पे जब ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने लगते हैं तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया बच्चों, हाई प्रेशर पे, तो थकान लगने लगती है, कमज़ोरी लगने लगती है, इंसान बैठ जाता है। ठीक, और इस लैक ऑफ ऑक्सीजन को, जो मेडिकल कंडीशन है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया, ANOXIA। क्या आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गया? बोलो, दोनों समझ में आ गया? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड, तो जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है उसका कम हो जाएगा। तो एनोक्सिया की कंडीशन हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन से थकान, कमज़ोरी, ये सब लगना। तीसरी बात, आप डॉक्टरिंग की बोतल देखा होगा, उसमें बहुत हाई प्रेशर पे बोतल को सील करते हैं, जिससे जो CO2 है वो वाटर के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व हो, और उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। तो बच्चों उम्मीद